बेटा इनकी ना ऐसे एक फोटो ले लीजिए। वी वॉन्ट जस्टिस। आपको जस्टिस का मतलब पता है? हमें न्याय चाहिए। न्याय क्या होता है आप जानते होंगे। इस देश में अगर कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी अगर कोई भी अपराध होगा तो वो कहाँ जाएगा? किससे वह न्याय मांगेगा? कहाँ उसे न्याय मिलेगा? क्या आपको पता है? मैं बताती हूँ आपको। वह न्यायपालिका जाएगा, एक ऐसी पालिका जहाँ लोगों को न्याय मिलता है। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू बोरा है और मैं समूह 2 की सदस्य हूँ। आज मैं और मेरा समूह आपको न्यायपालिका के बारे में कुछ विशेष जानकारी देगा। आमतौर पर न्यायालय को विभिन्न व्यक्ति या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले एक पंच के रूप में देखा जाता है, लेकिन न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को अंजाम देती है। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। सन 1950 में न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या कर और उसकी रक्षा कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या आप लोगों को पता है हमारे देश का जो देश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है या फिर नहीं? अगर वो स्वतंत्र है तो वो क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है और हमें स्वतंत्र इसलिए चाहिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे हर समाज में किसी व्यक्ति के बीच या किसी समूह के बीच, किसी व्यक्ति समूह या किसी सरकार के बीच कोई ना कोई विवाद उठ ही जाते हैं। इन्हीं सभी विवादों को कानून के शासन के संस्था के अनुसार किसी एक ही स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव है कि ना स्त्री या पुरुष, गरीब तथा अमीर या फिर अगड़े तथा पिछड़े किसी भी व्यक्ति पर एक ही समान कानून लागू होगा। न्यायपालिका की एक प्रमुख भूमिका है कानून के शासन की रक्षा करना और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना। न्यायपालिका लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है और विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। वह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह कोई एक व्यक्ति या कोई एक समूह तानाशाही ना ले ले। और अगर इसके लिए यह जरूरी है कि न्यायपालिका को राजनीतिक दबावों से मुक्त किया जाए, ताकि न्यायाधीश बिना किसी भय या बिना किसी के दबाव में आके सही फैसला ले सके और न्याय दिला सके। अब इसके आगे का आपको सोनी बताइए। नमस्ते, मेरा नाम सोनी कुमारी है, मैं 11th C की छात्र हूँ। आज मेरा टॉपिक है कि न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे है। मैं आपको बताऊंगी कि न्यायपालिका कैसे स्वतंत्र है। पहला, न्यायपालिका सरकार के किसी भी 2 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा सकते, ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। दूसरा, न्यायपालिका के कार्य में सरकार का कोई भी अंग हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरा, न्यायाधीश बिना भेदभाव के भय के अपना न्याय सुना सकती है, कार्य कर सकती है। थैंक यू। मेरा नाम पूजा बात। नमस्कार, मेरा नाम पूजा है। मेरा टॉपिक है न्यायाधीशों की नियुक्ति और उन्हें उनके पद से कैसे हटाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन ये वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी नहीं चुन सकता। इसके लिए उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह लेनी पड़ती है। उसके बाद ही वो उसका चुनाव करते हैं। अब बात करेंगे न्यायाधीश कैसे बन सकते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए सबसे जरूरी है कि हम भारत के नागरिक हों और 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद से जुड़े हुए हों। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए भी यह जरूरी है कि हम भारत के नागरिक हों और 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रह चुके हों। अब बात करते हैं इनकी मासिक वेतन के। सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य जज है उनका मासिक वेतन है 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों का जो मासिक वेतन है वो है 2,50,000। और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन है 2,50,000 और अन्य न्यायाधीशों का है 2,25,000। इसके अलावा उन्हें रहने के लिए निवास स्थान और अलग से पेंशन भी मिलती है। अब बात करते हैं उन्हें उनके पद से कैसे हटाते हैं।
वैसे तो न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाई कोर्ट में 62 एज के बाद एज तक वो अपने पद पर रह सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में 65 एज तक वो अपने पद पर रह सकते हैं, या इससे पहले चाहे तो वो स्वयं त्याग पर दे सकते हैं। और अयोग्यता और मिसबिहेवियर के हिसाब से भी उन्हें 62 एज या 65 एज पूरी होने से पहले उन्हें हटाया जा सकता है। संघ के दोनों सदन 2/3 बहुमत देकर राष्ट्रपति को यह प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं कि वो न्यायाधीश को हटाएं। प्रार्थना पत्र मिलने के बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को उनके पद से हटा देगा। थैंक यू। इसके बाद आपको ध्वनि बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सोनिया। मेरा आज का टॉपिक है न्यायपालिका की संरचना। भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा 1935 में एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरी गेवर थे। भारत की आज़ादी के बाद उच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 में की गई। न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, बाद में उच्च न्यायालय, उसके बाद में जिला और अधीनस्थ न्यायालय आता है। निचली अदालतों का कार्य यह है कि वे अपनी ऊपरी अदालतों की देखरेख करें। इनके कार्य सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी निचली अदालतों को मानना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला करा सकता है। यह किसी भी निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है। इसके बाद उच्च न्यायालय निचली अदालत में फैसले की अपील की सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकार के बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। जिला, ये जिले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करता है। गंभीर किस्म के मुकदमे की भी सुनवाई करता है। अधीनस्थ न्यायालय, यह दिवाला फौजदारी मुकदमे पे विचार करते हैं। इसके आगे आपको नीति समझाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज नीतू। मेरा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी। उसमें पहला मौलिक क्षेत्राधिकारी। कुछ मुकदमे की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालत की सुनवाई जरूरी नहीं होती। संघीय संविधान से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और मौलिक क्षेत्राधिकारी उसके संघीय मामलों की सभी विवादों को निपटारे की भूमिका देती है। केंद्र और राज्यों के विभिन्न विवादों को हल करने की सभी सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। इससे मौलिक क्षेत्र अधिकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके मामलों को सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकते हैं। अपील क्षेत्र अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय अपील क्षेत्र अधिकारी का उच्च न्यायालय होता है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय और उसके विवादों को सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को ये प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है कि नहीं। और रिट, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर रिट जारी किए जाते हैं। 5 रिट जारी किए जाते हैं: बंदे प्रतिदेश, परम आदेश, निश्चित अध्यादेश और अधिकारापेक्ष और उद्देश्य रिट और सलाह संविधित क्षेत्र अधिकारी। सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधित क्षेत्र अधिकारी भी होता है। इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति और वो संविधान की व्याख्या सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मकान है और मेरा टॉपिक रिट है। पहला रिट है बंदी प्रतिष्ठान। जब न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपराधी को अदालत में पेश करने का आदेश देती है और वह अपराधी गुनाह गैरकानूनी से नहीं होता है तो उसे न्यायपालिका सजा नहीं देती है। और दूसरा है परमादेश। जब जारी किया जाता है जब नियम कानून को कोई व्यक्ति नियम कानून को तोड़ती है और अपना कार्य अच्छे से नहीं करती। विशेष आदेश जब जारी किया जाता है जब
जब निचली अदालत में उसकी कार्रवाई और सुनवाई नहीं की जाती तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपना सुनवाई देती है, आदेश देती है। और बताएंगे। मेरा नाम है तेजस्विनी, मेरा टॉपिक है न्यायिक सक्रियता। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका है या सामाजिक व्यवहार याचिका है। भारत जनहित याचिका जनता के हित में दायर की गई है। इसकी शुरुआत भारत में 1978 में की गई और 1979 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। 1979 में बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करी जिसमें पीड़ित लोग नहीं बल्कि उसकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया। ऐसे और अन्य मुकदमों को जनहित याचिका का नाम दिया गया। 1918 में जेल के एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण अय्यर को एक पत्र भेजा जिसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन था और न्यायाधीशों ने उस पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार किया। बाद में इस पत्र को स्वीकार करने की प्रथा को समाप्त कर दिया, लेकिन यह मुकदमा सुनील बत्रा के नाम से जनहित याचिका में बहुत प्रसिद्ध हुआ। न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ा। इससे व्यक्तियों के विभिन्न समूहों को अदालत में जाने का अवसर मिला और इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया। थैंक यू। इसके आगे आपको शिवानी बताएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवानी। मेरा टॉपिक है न्यायपालिका और संसद। भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंगों का एक कार्यक्षेत्रफल है। इसके बावजूद भी संसद व न्यायपालिका के बीच विवाद होते रहते हैं। ये भारतीय राजनीति की विशेषता है। संपत्ति और कानून का अधिकार, इसके द्वारा मौलिक अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। नौकरी के आरक्षण संबंधित कानून 1973 में भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने एक निर्णय दिया जो कि संसद व न्यायपालिका के बीच बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस मुकदमे को केशव भारतीय मुकदमे के रूप में बहुत प्रसिद्ध रहा। संविधान का मूलभूत ढांचा है और इसे संसद सहित कोई भी इसे बदल नहीं सकता। संविधान में संशोधन द्वारा भी इस ढांचे को नहीं बदला जा सकता। भारतीय संविधान गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज पूजा और मैं आपको आज इस अध्याय के निष्कर्ष बताऊंगी। इस अध्याय में आपने देखा कि न्यायपालिका कितनी ही शक्तिशाली संस्था है। स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है और इस अधिकार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज पूजा और मैं इस अध्याय के निष्कर्ष बताऊंगी। भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। इस अध्याय में आपने अपनी लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका, उसके महत्व और कार्य को समझा। मैं आशा करती हूँ आपको हमारे समूह द्वारा न्यायपालिका की भूमिका, उसके महत्व और उसके कार्य समझ आए होंगे। धन्यवाद। आ जाओ पूजा, तो अपना कंप्लीट करो। बोलिए, मार्क्स भी तो लेने हैं ना।